Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द ठाकुर ट्यूटोरियल्स। मैं आप लोगों को जो है क्लास 10th का जो है हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसका मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिया है। आप लोग उसे जरूर याद कर लिए होंगे, अगर नहीं भी याद किए तो याद कर लीजिए। वो आपको 10th के लिए नहीं बल्कि आज कंपटीशन में भी आप लोगों को काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कह रहा है विवेक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। अमेरिका जो हिंद चीन में कैसे गया, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आंसर है 1950 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार तथा दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की फ्रांस समर्पित सरकार लगातार बढ़त बनाए थी। आप लोग को याद होगा कि 1954 ईस्वी में जो जेनेवा समझौता हुआ था, उस समझौता में वियतनाम को 2 भाग बांटा गया था। एक भाग में आपको किसका अधिकार था, हो ची मिन्ह का, और दूसरे भाग पर किसका अधिकार था, बाओ दाई का था। इन दोनों का जो है लगातार जो है आपको बढ़त बढ़ रहा था पूरा। इसी क्रम में दिएन वियन फू दुर्ग पर साम्यवादी हो ची मिन्ह की सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर कब्जा कर लिया। इसी क्रम में जो है जब दोनों अपना अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, इसी क्रम में आपको हो ची मिन्ह का जितना भी सैनिक था दिएन वियन फू दुर्ग पर जो है हमला कर दिया, फ्रांसीसी सेना को हरा करके वहां पर अपना कब्जा जमा लिए। ऐसी स्थिति में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से फ्रांस के समर्थन में अमेरिका ने हिंद चीन में उतरने का निश्चय किया। जब देखा गया कि अमेरिका ने देखा कि लगातार जो है साम्यवादी शासन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए वो फ्रांस का साथ जो है आ गया और उसने प्रयत्न किया कि किसी भी तरह जो है साम्यवादी शासन को रोका जाए। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र के रूप को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। जब आपको जेनेवा समझौता हो गया था, तब लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र के रूप में या रूप को स्वीकार कर संसदीय प्रणाली अपनाई गई। लाओस और कंबोडिया में जब वैध राजतंत्र अपनाया गया, इस व्यवस्था के बाद भी साम्यवादी दक्षिणी वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया में प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे। अर्थात जब ये आपको प्रणाली अपना लिया गया था वैध राजतंत्र का, तब भी आपको साम्यवादी जो है दक्षिणी वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया पर अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे। जबकि अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने के लिए किस संकल्प था, उसने संकल्प किया था कि ये जो कंबोडिया है, लाओस है और दक्षिणी वियतनाम पर है, उसमें साम्यवादी शासन का हम प्रकोप नहीं फैलने देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना क्या उद्देश्य था, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना फ्रांसीसियों का क्या उद्देश्य था। आंसर है हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू करने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले व्यापारी थे। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हिंद चीन में सबसे पहले व्यापार करने वाले व्यक्ति कौन थे या कहाँ के थे, तो कहाँ के थे, तो पुर्तगाली थे। उनके बाद स्पेन, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फ्रांसीसी का क्या उद्देश्य था। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार थे, कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। वो पहला नंबर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, व्यापार करने में कंपटीशन। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का मुख्य उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अर्थात व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो है आपको उस समय हिंद चीन में जो है ब्रिटिश कंपनी जो है और डच के लोग जो वहां पर व्यापार करते थे, लेकिन फ्रांसीसी जो है कंपटीशन करने के लिए इनके साथ जो है प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनके साथ जो है व्यापार करना शुरू कर दिए। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे, फ्रांसीसी जो है भारत में व्यापार करने के लिए गए, लेकिन वो पिछड़ रहे थे, इसलिए वहां छोड़ करके उन्होंने हिंद चीन को चुना। दूसरा पॉइंट कैथोलिक धर्म का प्रसार। ये जो हिंद चीन उपनिवेश का स्थापना का जो सबसे अहम पॉइंट है, दूसरा नंबर कैथोलिक धर्म का प्रसार। कैथोलिक धर्म का प्रसार भी एक उद्देश्य था। अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फ्रांस ने अपनी सेना के बल पर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। तो अपनी सेना को फ्रांस ने मजबूत कर लिया और 20वीं शताब्दी तक जो है
पूरा संपूर्ण जो है आपको हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। तीसरा पॉइंट देखिए, कच्चे माल तथा बाजार की उपलब्धता, अर्थात हम जो कोई सामान बनाएंगे तो उसे बेचने के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होती है। तो वही है तीसरा पॉइंट हमारा, कच्चे माल तथा बाजार की उपलब्धता। तो ऐसा है, औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न उद्योगों के सुचारू पूर्वक संचालन के लिए भारी मात्रा में कच्चा माल तथा तैयार उत्पादों की खपत हेतु बाजार की उपलब्धता थी। अर्थात जो कच्चा माल तैयार किया गया और पहले से जो उत्पाद तैयार था उसको बेचने के लिए, खर्च करने के लिए किसकी आवश्यकता थी? बाजार की आवश्यकता थी। चौथा और अंतिम पॉइंट, तथा कथित गोरे होने का दायित्व। यूरोपीय गोरे लोगों का यह स्वघोषित दायित्व था कि पिछड़े काले लोगों के समाज को सभ्य बनाए। वहां पर गोरे जो लोग थे उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी काले लोग हैं उनके समाज को हम लोग क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन जो है आज का 42वां नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपको सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन पढ़ना है चैप्टर में, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। फिर हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वह मजदूरी व्यवस्था थी जहां बगान मालिकों को सभी अधिकार प्राप्त थे परंतु मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। अर्थात एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वह मजदूरी व्यवस्था थी जहां पर काम तो करते थे मजदूर, लेकिन उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन वहां का जो बगान मालिक होता था सब अधिकार उसी को प्राप्त था, उसी को कहा जाता था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था।